शम्सुल इस्लाम साहब, ये गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पर जो अपना गोल सेट किए हैं, इस हवाले से टेक्सटाइल के अलावा कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां ये पोटेंशियल इजीली जो है वो अचीव किया जा सकता है या इन एवेन्यूज़ को टैप किया जा सकता है? और मिसाल के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा बात जो होती है वो हलाल मीट की एक्सपोर्ट पर होती है, तो इसको ज़रा हमें बताइएगा कि ये कितना रियलिस्टिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आदिल। देखिए, जो बजट आया है इसको मैंने बड़ा थॉरोली स्टडी किया है और इस बजट में ना तो आपकी स्टेबिलिटी है इंश्योर होगी, ना ही आपकी ग्रोथ उससे अचीव हो सकेगी। इसके अंदर कंप्रोमाइज किया गया है। जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की बैकबोन है ज़राअत को, उसको कंप्रोमाइज किया गया है। और ज़राअत को कंप्रोमाइज करने का मतलब है कि आपने जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपकी इंडस्ट्रीज है उसको कंप्रोमाइज किया। आपकी एक्सपोर्ट जो है सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो एग्रो बेस्ड है, तो एग्रीकल्चर जब डिक्लाइन पे जाएगी ग्रोथ बढ़ेगी नहीं। आपने देखा कि 2.89% जो इकोनॉमिक सर्वे में आया था, तो ये ना होने के बराबर है। तो आपके पास सबसे बड़ा एक और इशू जो है वो भी कंप्रोमाइज हो गया, वो है पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इस सेंस में कंप्रोमाइज हुई है कि एक तरफ तो हम हाईली डिपेंडेंट हो गए हैं पिछले 4-5 साल के अंदर इंपोर्ट बेस्ड जो हम कमोडिटीज इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। और पाकिस्तान की जो ज़राअत से मुतालिक हमारी एग्रो फूड की एक्सपोर्ट थी, उसकी प्रोडक्ट थी, वो कम हो गई है। तो ये इंडिकेट करता है कि हुकूमत कुछ सालों से एग्रीकल्चर के ऊपर कंप्रोमाइज कर रही थी और इस दफा कुछ ज्यादा कंप्रोमाइज किया है। तो जो दावे तो किए जा रहे हैं कि हमारी एग्रीकल्चर में हम ये इनकलाब ले आएंगे, लेकिन अभी तक वो इनकलाब मुझे नजर नहीं आया। हम अपने अगर देखेंगे सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो क्लोजर हुआ था उसने हिला के रख दिया था दुनिया को। तो ऐसे और चोक पॉइंट भी है, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाका है। पाकिस्तान एक बड़ी मिकदार में अपने जो ज़राअत के सीड्स हैं वो इंपोर्ट करता है, जिसमें सबसे बड़ा आपको जो चावल की आपकी जो एक्सपोर्ट होती है जो अराउंड $4 बिलियन की हो गई थी और अब इस दफा कम हो गई, कोई अराउंड $2 बिलियन के प्लस पे आएगी। तो वो भी उसका बीज हम 10 से 12 हजार टन इंपोर्ट करके जो हमारा काश्तकार सिंध से लेके पंजाब में अपनी जमीनों पे उगाता है। और वो इंपोर्टेड सीड अगर पाकिस्तान में किसी सप्लाई डिसरप्शन की वजह से आता है तो आपकी एग्रीकल्चर पूरी की पूरी बैठ सकती है। हमारे मुल्क के अंदर वो 250 से ज्यादा रिसर्च के अदारे हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप अगर राइस में अगर देखें तो ED6 का बीज जो था वो 67 से हम चला रहे थे, उसके बाद फिर अब चाइनीज बीज आ गया। इस अदारे ने जो डोकरी में रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ है उसने कोई कोर्स वैरायटी का बीज नहीं किया। और अभी भी हमारी जितनी वैरायटीज आ रही हैं, कोकर साहब बैठे इसको कंफर्म करेंगे कि अब आपकी जो ट्रेडिशनल बासमती, सुपर बासमती, उसकी पैदावार कम होती जा रही है। और वो जो बीज आ रहे हैं आपके स्मगल होके बॉर्डर के जरिए, उसकी कल्टीवेशन बढ़ रही है। दूसरी बात कि पंजाब में जो एक ट्रेडिशनली ये बासमती का होम है, यहाँ पर बासमती उगती थी, यहाँ पर कालर बेल्ट है जो आपका एक बहुत बड़ा एक रीजन था जो बासमती के लिए मशहूर था। वहाँ अब मोटा चावल उगाया जा रहा है। उस मोटा चावल जो हाइब्रिड चीज है, किसान को वो महंगा मिलता है और उसकी प्राइस जो है अगर आप देखें एक्सपोर्ट में, इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो $350 की थी। आज उसकी प्राइस अगर $400 की हुई है, कोई 15 दिन के अंदर उसमें $80 का एक इंक्रीज आया है। तो उसकी वजह से कि कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर थे और एक्सपोर्टर शॉर्ट थे। शम्स साहब, मैं चाहता हूं कि आप ज़रा, मेरा एक और सवाल है लेकिन मैं चाहता हूं खालिद खोखर साहब के पास पहले जाऊं फिर आऊँगा, कि आपको क्यों ऐसा लगा कि हुकूमत या हुकूमतें जो है वो एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं कर रही हैं और उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा? एक तो आपने ज़ाहिर इसकी डिटेल्स बताई है, लेकिन इंटेंशन क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? मैं ये आपसे पूछूंगा। ज़रा खालिद साहब के पास जाता हूँ पहले। खालिद साहब, ये जो एग्रीकल्चर है बेसिकली तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। अब सेंटर और पंजाब और सिंध के बजट आने के बाद जो किसान इत्तेहाद है उसका क्या फीडबैक है और एग्रीकल्चर सेक्टर के फ़रोग के लिए इसमें क्या आपको नज़र आता है? शम्स साहब तो कह रहे हैं कि ये एंटी एग्रीकल्चर है ये बजट जो है। ना फेडरल है, ना इन हुकूमतों का ये सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, ना इनकी तरजीहात में है जी। अब आपके सामने वफाक का बजट पेश हुआ तो उसमें एग्रीकल्चर के लिए एक लाइन भी नहीं थी। अगर पंजाब का सूबों का बजट पेश हुआ, कहीं भी हमारी पैदावारी लागत को नहीं देखा गया, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि काश्तकार को उसकी मेहनत का सिला कैसे दिया जाएगा।
जब तक काश्तकार को उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 25% प्रॉफिट उसको ना मिले, वो कैसे अगली फसलों पे बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सकता है। हमारे फेडरल मिनिस्टर ने आदाद शुमार गलत दिए, जो 2.89 उन्होंने कहा था कि हमारी ग्रोथ है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा था कि 70 लाख बेल हुई है और वो भी 170 kg की, लेकिन जो बेल हुई है वो 5.5 मिलियन थी और 150 kg की। अगर उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ले तो वो 46-47 लाख बेल बनती है। इसलिए दूसरा उन्होंने कहा कि 17% ज्यादा इस्तेमाल हुआ फर्टिलाइजर का, वो भी गलत था। हम जहाँ पे 23 लाख 30 टन इस्तेमाल करते थे डीएपी का, वहाँ हमने 13 लाख कोई 10-15 हज़ार टन इस्तेमाल किया डीएपी, यानी कि हमारी बहुत ही कम इस्तेमाल हुई है खादों का। पोटाश का इस्तेमाल कम हुआ, यानी हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर रहे। यही वजह है कि हमारी पर एकड़ पैदावार में कमी है। उसकी वजह यह है कि काश्तकार को जब उसकी प्रोड्यूस का रेट ना मिले, उसकी पैदावारी लागत के साथ 25% प्रॉफिट उसे ना मिले, वो काश्तकार क्या करेगा, आगे कैसे ज़राअत जारी रख सकता है। आपके सामने गंदम में पिछले 2 सालों में 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ और हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं जिसपे हुकूमत खुद कारबंद रही हो। हुकूमत ने कहा कि हमने गंदम को डीरेगुलेट कर दिया है, उसके बाद उसको रेगुलेट कर देते थे। यानी कि एक तरफ कहना IMF का नाम इस्तेमाल करना, दूसरी तरफ से अपनी मनमर्जी करना। हुकूमत, हम आज भी कहते हैं कि हुकूमत अगर डीरेगुलेट करना चाहे, एंड टू एंड डीरेगुलेट करे, हमें कोई एतराज नहीं। शम्स साहब, एक तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को ट्रेडर्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कौन सी सहूलतें फ़ौरन जो है वो देनी चाहिए, क्योंकि आपने ठीक है वो ट्रेडर्स के ऊपर 1% टैक्स भी लगाने की बात कर ली, मगर उसके बावजूद भी उसमें POS नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन में आ रही हैं, वहाँ से भी रिजर्वेशन आ रही हैं और गवर्नमेंट के एंड से भी अभी उसको टैक्स नेट में तो नहीं लाया गया। लेकिन बहरहाल क्या फैसिलिटीज़ दें इंडस्ट्री को ताकि इंडस्ट्री की रिजर्वेशन दूर करके आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। और दूसरा ये कि आप जो डाउट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की इंटेंशन का इशू है, अंडरस्टैंडिंग का इशू है, क्या प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर को इग्नोर किया गया है। जिस तरह अभी खालिद खोखर साहब भी ये बात कर रहे हैं कि एक लाइन भी नहीं है बजट में काश्तकार के लिए। जी देखें, बुनियादी चीज़ क्या होती है एक्सपोर्ट में कि आपकी कॉस्टिंग होती है। खालिद साहब ने भी कहा और मैंने भी इससे पहले ये कहा था कि ग्रोअर की जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी और उसका मुकाबला उस मुल्क के साथ, हमारे पड़ोस में मुल्क है जहाँ पर ज़राअत जो है 86% सब्सिडाइज्ड है, वहाँ पर गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, वहाँ पर अभी जो नया चावल की कल्टीवेशन हो रही है उसका एरिया बढ़ रहा है और उसके एरिया बढ़ने से उनके पास एक बम्पर क्रॉप आ रही है। तो बड़ी तेज़ी से एक पड़ोसी मुल्क जो है, जो ट्रेडिशनली हमारा रिवायती हमारा हरीफ है एक्सपोर्ट मार्केट्स में, हमें राइस में भी ये कम्पीट करता है, हमारे पास टेक्सटाइल में भी हमें कम्पीट करता है और जिस एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, आपकी फ्रूट्स वेजिटेबल हर जगह कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से अगर उसका किसान सब्सिडी लेकर, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ना सिर्फ किसान का बढ़ाया गया है, आप बिजली का देख लें, आप डीजल की प्राइस देख लें, आप वहाँ पे जो आपका हार्वेस्टर था, थ्रेशर था, उसका किराया बढ़ गया था, जो आपकी डीजल बढ़ने से हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई। तो जब आपका ग्रोअर ग्रो करेगा ज़्यादा, डिस्पाइट इसके इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि आपके जो राइस की प्रोडक्शन है वो बढ़ी है और उस फिगर को जो कोट करते हैं उसके बावजूद अगर पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं सका और कम हुई, तो हमारा बुनियादी मसला यह है कि हमारे एक्सपोर्टर की प्राइस ज़्यादा है। हमें ग्रोअर की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम नहीं किया, हमने एक्सपोर्टर की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम नहीं किया, हमने इंडस्ट्री की लागत कम नहीं की कि वो कम्पीट कर सके। यही वजह है कि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं और वो इंडस्ट्रीज जो महंगी प्रोडक्ट बना रही थी वो बंद हो रही हैं, उसके मुकाबले में आपकी तैयार अशिया बाहर से आसानी से आ जाती हैं। तो हुकूमत के अंदर ऐवानों में तो अक्सरियत बैठी हुई है जिनका एग्रेरियन बैकग्राउंड है, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी वजह से, मसलहत की वजह से वो इसके ऊपर कुछ उन्होंने अपना इनपुट नहीं दिया, हालांकि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है। अगर एग्रीकल्चर को आप सपोर्ट नहीं करते तो आपकी पूरी इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं होती। और मुझे तो लगता है कि अब ऐसा लग रहा है जो प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर उन्होंने रिलीफ दिए हैं तो प्रॉपर्टी वाले लगता है ऐवानों में ज़्यादा चले गए हैं। खोखर साहब, ऐसे कौन से वो इमीडिएट स्टेप्स हैं, कैसे इकदाम हैं जो आपको लगता है कि जिससे जो आपकी एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट है वो सरप्लस प्रोड्यूस कर सकती है? अब ज़ाहिर है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी हम बात कर रहे हैं, महंगा ऑयल सब कुछ, लेकिन अभी क्या लगता है आपको किस चीज़ों पे काम करे गवर्नमेंट तो इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं? प्रोडक्शन में रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सके। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूं कि मुझे यूरिया मिल रही है पाकिस्तानी रुपीस में 4,500 रुपए की,
इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीस में 884 रुपए की मिल रही है। मुझे डीएपी मिल रही है 17,000 रुपए में। इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीस में 4,000 की मिल रही है। मेरा बिजली का यूनिट 40 से 50 रुपए का है ज़राई ट्यूबवेल के लिए। इंडियन काश्तकार को डेली 10 घंटे बिजली फ्री है, डीजल सब्सिडाइज है, वहाँ पे पेस्टिसाइड सब्सिडाइज है। फिर वहाँ पे फ्यूचर मार्केट है कि काश्तकार को काश्त करने से साल 2 साल पहले पता होता है कि मुझे ये रेट मिलेगा, जिसकी मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ कि अभी हमने जो 25 में गंदम काश्त की थी, 26 में हार्वेस्ट की थी। इंडियन फार्मर, हमारे दुश्मन मुल्क के काश्तकार को अगस्त 2024 में इस फसल का रेट बता दिया गया था, उसको सपोर्ट प्राइस दे दी गई थी। पाकिस्तान में कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई मार्केटिंग मैकेनिज्म नहीं है कि 2 डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए। एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एक फूड डिपार्टमेंट जिसका मैं नाम नहीं आता कि कंज्यूमर राइट्स उसका नाम रखा गया है, फार्मर राइट्स नहीं है। वो हमारी मार्केटिंग को डील करता है और जिन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, उसकी मार्केटिंग को, कि जाके मार्केट में हम आलू की हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 20 से लेके 35 रुपए किलो मुख्तलिफ लोगों की। वो मिनिस्टर साहबा जो सलमा भट्ट साहबा वो कहती थी 8 रुपए किलो से ऊपर जिसने सेल किया उसको वो जेल में जाएगा। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गंदम की थी 34-35 रुपए, जबरदस्ती हमारी बिकवाई की 1800-1900 2000 रुपए में 2200 अरब रुपए में 2 सालों में नुकसान हुआ। फिर ये है कि हमारे यहाँ R&D के ऊपर कोई खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। जिस सेक्टर से हम 27 से 28,000 अरब की प्रोड्यूस ले रहे हैं लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर से, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है ना वो जीरो है इस वक्त। ज़राअत का सेक्टर बिल्कुल बैठ चुका है इस वक्त। इसको उठाने के लिए इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की जरूरत है, काश्तकार को फ्यूचर मार्केटिंग देने की जरूरत है, उसको एतमाद में लाने की जरूरत है, ताकि काश्तकार को एतमाद हो कि मैं ये काश्त करूंगा, कल को मुझे ये रेट मिलेगा और मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूंगा। राइट, थैंक यू सो मच। खालिद खोकर साहब, प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद, शमसुल इस्लाम साहब कमोडिटी है, गुफ्तगू सुन रहे थे। काश्तकार को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, R&D पे काम करने की ज़रूरत है और फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है ताकि वो कंपेटिटिव मार्केट में अच्छी प्रोडक्शन के साथ एक्सपोर्ट करने के काबिल हो। लेकिन फ़िलहाल वो कहते हैं कि हमारे जो प्राइस सपोर्ट ना होना, फिक्स ना करना, इन चीज़ों का बड़ा चैलेंज तो इस वक्त यही चीज़ें बनी हुई हैं। तो किस तरह से ग्रोवर जो है वो ग्रो करे, जब वो हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो उस वक्त उनको नुकसान होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।